सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का लेक्चर नंबर 5 है। आज हम क्या क्या पढ़ेंगे? आज हम एक्सपेंसेस को, इनकम, प्रॉफिट, रेवेन्यू, गेन, लॉस और स्टॉक और इन्वेंट्री को जान लेंगे। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का चैप्टर आपका फिनिश होता है इसी के साथ। अब उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे और वो कौन सा रहेगा? चैप्टर नंबर 1, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। बच्चों, मैंने पहले की भी क्लास में आपको बोला हुआ है कि सबसे पहले हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म को टारगेट करेंगे, उसके बाद हम चैप्टर पढ़ेंगे कौन सा? मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, क्योंकि फिर वो बच्चों के लिए ना इजी हो जाता है। क्योंकि मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें जिसमें बच्चा कंफ्यूज हो सकता है। तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म सबसे बेस्ट रहता है। अगर आप अपनी अकाउंट्स की जर्नी को, कॉमर्स की जर्नी को स्टार्ट कर रहे हो, उसमें अकाउंट्स पढ़ने वाले हो, तो सबसे पहले आप बेसिक अकाउंटिंग टर्म को ही टारगेट करना, ठीक है। आज हम एक्सपेंसेस के बारे में बात कर लेते हैं। बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आपको एक्सपेंसेस बताए थे। बस आज एक आपको क्या दे दे रहा हूं? क्विक रिवीजन दे दे रहा हूं कि एक्सपेंसेस क्या होते हैं। देखो, एक्सपेंसेस का मतलब क्या था कि जो भी आपने खर्चा करा है, पैसे को, रेवेन्यू को, मतलब कमाने के लिए जो भी आपने खर्चा करा है, वो आपके एक्सपेंसेस है। और एक्सपेंसेस में आपकी सभी चीजें आ रही थी, जैसे डेप्रिसिएशन, ठीक है। अगर किसी इन्वेस्टमेंट पे आपको भैया वो हो गया, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई, लॉस हो गया, तो वो भी क्या आ रहा था? आपका एक्सपेंस के अंदर आ रहा था। तो ये सभी चीजें देखो, एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस लास्ट क्लास में बोला था, कंफ्यूज मत होना। एक्सपेंडिचर एक बड़ी टर्म है जिसमें खर्चों को कैटेगराइज कर दिया गया। एक्सपेंस बस उसी का एक छोटा सा पार्ट मान लो, ठीक है। एक्सपेंस में भी आपके खर्चे ही दिखाए जाते हैं, और यहां बिल्कुल वैसे ही देखोगे जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आप खर्चे देख रहे थे, तो कंफ्यूज मत होना। यहां पर एक्सपेंसेस लिखा भी हुआ था, कैश पेमेंट जैसे सैलरी, वेजेस, रेंट, ये सब चीजें हो गई, ठीक है ना। तो ये क्या है? आपके एक्सपेंस है। इट इज अ वैल्यू विच हैज एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। और भैया ये मतलब ये वाला मैं आपको पहले ये मैंने एग्जांपल दिया, ये वाला आपको बता दे रहा हूं। एक्सपेंसेस की मतलब वो वैल्यू जो कि अकाउंटिंग पीरियड में क्या हो जाती है? एक्सपायर। मतलब आपने खर्चा करा और ये खर्चा इसी अकाउंटिंग पीरियड के लिए था, अगले अकाउंटिंग पीरियड ये खर्चा आपको दोबारा करना पड़ेगा। समझ में आएगा? पैसा कमाना है तो भाई खर्चा तो करना ही पड़ेगा ना, ठीक है। अगला, राइटिंग ऑफ अ पार्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट, जैसे डेप्रिसिएशन। अगर मशीनरी पे आपको पता है डेप्रिसिएशन लगता है, ठीक है, तो क्या होता है भाई? मशीन की वैल्यू थोड़ी बहुत कम होती है हर साल। एक बात बताओ, अगर आप एक मोबाइल फोन लेकर के आए हो, आप सबके पास होगा, ठीक है, आपके पास अगर मोबाइल फोन है, ठीक है, आप मोबाइल फोन लेके आए थे 20,000 रुपए का, ठीक है, एक साल बाद भी उतने की कॉस्ट रह गई। ये तो नॉर्मल सी चीज है, इसमें तो ज्यादा वो करने की बात ही नहीं है, ठीक है, कि हाँ जी नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी। मोबाइल फोन है, 20,000 का लेके आए थे, साल भर बाद कितने का बेचोगे? जाहिर सी बात है, या तो 18 का बेचोगे या 15 का बेचोगे। तो डेप्रिसिएशन, ठीक है। एन अमाउंट रिटर्न ऑफ एट करंट एसेट से बैड डेट। भैया कोई बुरा डेटर है, उसने पैसे देने से मना कर दिया, ये भी एग्जांपल आपको दिया था, ठीक है ना, तो वो भी आपके लिए लॉस ही है। आने थे किसी से 1000 रुपए, आए 900 रुपए, ठीक है। वैल्यू इन्वेस्टमेंट की कम हो गई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, यानी कि गुड्स को सोल्ड करने से पहले, गुड्स को सोल्ड करने से पहले आपने जितना भी खर्चा करा है वो क्या हो जाती है? आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाती है। और आज भी हम इसको पढ़ेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को और कॉस्ट को। मान लो कि भैया मैं किसी गुड्स को बेच रहा हूं, उस गुड्स को बनाने में मेरा जो भी खर्चा आया, ठीक है, उस गुड्स को पूरी तरीके से मार्केट में सेल करने से पहले मैंने जितना भी खर्चा करा है उस गुड्स के ऊपर, वो क्या है? मेरी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, ठीक है। लॉस आपको पता है, इजी सा था, मैंने बताया था, ठीक है, एग्जाम्पल भी है। लास्ट लेक्चर को एक बार आप पढ़ लेना, उसके अंदर मैंने आपको सारे एग्जाम्पल्स विद समझाया हुआ है, ठीक है। चलो जी, अब आते हैं हमारे रेवेन्यू वाले पार्ट पे कि रेवेन्यू क्या होता है। देखो, रेवेन्यू आपको पता है, आपने ना एपिसोड देखे होंगे, आजकल आता है ना शार्क टैंक आता है, शार्क टैंक आता है सोनी पर, ठीक है। तो वहां पर कंपनी जो भी आते हैं लोग, वो बोलते हैं हमारी कंपनी का ये रेवेन्यू, हमारी कंपनी का ये रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब क्या है? कि किसी कंपनी ने पूरे साल में जो भी पैसा कमाया है वो उसके लिए क्या है? रेवेन्यू है। अब जैसे मान लो, लेट्स से, मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था कि एक कंपनी है ए, ठीक है ना, एक कंपनी ए नाम की है। अब वो बोलती है कि सर इस साल मैंने 22 लाख का रेवेन्यू कमाया है। 22 लाख का रेवेन्यू, वो किसी भी चीज का बिजनेस कर रही है, जैसे मान लो वो भैया शर्ट्स ही बनाती है, ठीक है ना, तो 22 लाख रुपए का रेवेन्यू क्या मतलब क्या हो गया? कि भैया साल 2022 के अंदर, साल 2022, सॉरी ये तो 24 चल रहा है ना,
चलो एग्जाम्पल ही तो है, ठीक है। साल 2022 के अंदर उसने टोटल जो शर्ट्स बेचकर पैसा कमाया है, टोटल जो उसके पास पैसा आया है 22 लाख रुपए, वो उसका क्या है, रेवेन्यू है। वो इस कंपनी का क्या है भैया, रेवेन्यू है, ठीक है। ज्यादा इसमें डीप में नहीं जा रहा हूं, ठीक है ना। बस इतना आपको याद रखना है, रेवेन्यू का मतलब क्या होता है कि भैया टोटल पूरे साल में कंपनी ने जो भी पैसा कमा लिया वो उस कंपनी का क्या है, आपका रेवेन्यू है। यानी जितना भी पैसा आया है, ठीक है, एग्जाम्पल है ना, जितना भी पैसा आया सेल ऑफ गुड्स से, रेंट से, कमीशन से, ठीक है, एटसेट्रा, तो वो उस कंपनी के लिए क्या हो जाता है, रेवेन्यू हो जाता है। पूरे साल में हर एक कंपनी हो गई या कोई भी व्यक्ति हो गया, जितना भी उसने पूरे साल में अर्न कर लिया वो उसके लिए क्या हो गया, रेवेन्यू हो गया। रेवेन्यू का यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ग्रोस इनफ्लो ऑफ कैश रिसीवेबल एंड अदर कंसिडरेशन अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटीज ऑफ एंटरप्राइज फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स, ठीक है, from rendering of services and from the use by other of enterprise resources yielding in interest, dividend etc. तो ये सभी चीजें उस कंपनी के लिए क्या हो जाती है, रेवेन्यू। मतलब इन सभी के द्वारा उसके पास क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है, और पूरे साल में इन सभी जगहों से जितना भी उसके पास पैसा आया है वो सब उस कंपनी के लिए उस ईयर का क्या हो जाता है, रेवेन्यू हो जाता है। वही सब चीजें यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखी हुई है, जो मैंने रीड करा है वही है जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। रेवेन्यू इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय द एंटरप्राइज फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। जैसे ये एक थी कंपनी, ये इसका क्या था काम, शर्ट्स बना के बेचने का, तो जितना भी अमाउंट रिसीव हुआ उसे, ठीक है ना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, वो उसके लिए क्या है, रेवेन्यू है। अमाउंट रिसीव अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स सर्विसेज रेंडर इज रेवेन्यू एंड कॉस्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज एक्सपेंस, ठीक है। अब मान लो कि भाई 22 लाख रुपए बनाने के लिए, 22 लाख रुपए रेवेन्यू कमाने के लिए इन्होंने कुछ खर्चा भी तो करा होगा, इन्होंने क्या करे होंगे, एक्सपेंस भी करे होंगे। अब 22 लाख रुपए रेवेन्यू, आप अगर पैसा कमाते हो तो आप खर्चा तो करते ही हो, ठीक है। एक्सपेंस वाले पार्ट में भी आपने देखा, रेवेन्यू कमाने के लिए जो भी आपने खर्चा करा है, अगर आपने रेवेन्यू कमाया 22 लाख रुपए का और उसको कमाने में आपने खर्चा कर दिया 16 लाख रुपए का, तो एक बात बताओ कितना पैसा बचा भैया। जाहिर सी बात है आपके पास 6 लाख रुपए बच गया। ये 6 लाख रुपए आपके लिए क्या हो गई, आपकी ये इनकम हो गई। क्या हो गई, आपकी ये इनकम हो गई। आ गया समझ में, नहीं आया, ठीक है। तो वही डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंस इज इनकम, ठीक है। तो आपने डिफरेंस ही तो निकाला रेवेन्यू और एक्सपेंस के बीच का, 22 लाख रुपए का रेवेन्यू, 16 लाख रुपए का एक्सपेंस, तो 6 लाख रुपए आपकी क्या आ गई, इनकम आ गई, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लो, ठीक है, बुक का पार्ट है, रिवाइज कर लो, आपके लिए इजी रहेगा समझना भी, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं किस पे, इनकम पे। देखो मान लो लेट से एग्जांपल ले लेते हैं कि मेरा एक काम है, ठीक है, मैं ये बनाता हूं, रिमोट बनाता हूं, ठीक है, मैं क्या बनाता हूं, रिमोट बनाता हूं। अब भैया एक रिमोट को बनाता हूं और इसको बेचता हूं, ठीक है। रिमोट को बनाने पे मेरी कॉस्ट आती है 10 रुपए, ठीक है। बेचता मैं इसे 2 रुपए जोड़ के हूं, यानी 12 रुपए का, ठीक है। तो भैया जब मैं 10 रुपए पे 2 रुपए जोड़ रहा हूं, ठीक है, तो ये जो 2 रुपए है, ठीक है ना, ये मेरे लिए क्या है, मेरे लिए प्रॉफिट है। ये मेरे लिए क्या है, प्रॉफिट है। अरे भाई 10 रुपए का रिमोट है, अगर 2 रुपए जो 12 का बिक रहा है तो 2 रुपए क्या हो रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो यही चीज आपके लिए किस में आ जाती है, प्रॉफिट में आ जाती है। लेकिन इनकम जो है आपकी, इनकम एक बड़ा पार्ट है। इनकम क्या है, इनकम एक बड़ा पार्ट है किससे, प्रॉफिट से। इनकम में वो सारे पैसे भी आ जाते हैं जो बिजनेस से रिलेटेड कमाई के नहीं होते, मतलब बिजनेस से रिलेटेड में आप नहीं कमाते। नहीं समझ में, एग्जांपल देता हूं। देखो अब मान लो कि भैया ये 2 रुपए में प्रॉफिट रखकर चल रहा हूं एक रिमोट पे, ठीक है। मैं ऐसा एक ही रिमोट तो बेचूंगा नहीं, मैं तो ऐसे बहुत सारे रिमोट बेचूंगा। मान लो भैया मैं 10,000 रिमोट बेच रहा हूं, तो 10,000 रिमोटों पे मुझे जितना भी पैसा आ रहा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब क्या हो गया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब हो गया कि भैया जो बिजनेस का असल में काम है, जिसको बिजनेस ऑपरेट करता है, ठीक है, जो बिजनेस का असल में काम है वो बिजनेस की क्या है, ऑपरेटिंग। मेरा काम क्या है, मेरा काम है रिमोट बनाने का, तो मेरी भैया ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है, रिमोट बनाना, ठीक है। अब रिमोट बनाने से मुझे जितना भी पैसा आ रहा है, ठीक है, रिमोट बना करके प्रॉफिट पे बेच रहा हूं मैं, कितने रुपए प्रॉफिट पे, 2 रुपए भैया एक रिमोट पे मेरा प्रॉफिट है, उस पे मुझे जितना भी पैसा आ रहा है, ठीक है, वो मेरे लिए क्या है, वो मेरे लिए इनकम है, ठीक है, वो मेरे लिए क्या है, इनकम है। आ गया समझ में, ठीक है। तो भैया अब इनकम एक ब्रॉडर टर्म है, क्यों, क्योंकि इनकम में ना आप वो भी पैसा जोड़ देते हो जो प्रॉफिट से अलग आ रहा होता है।
ठीक है। लेट्स से एग्जांपल ले लो, मैंने कहीं पर रेंट पे कोई ज़मीन दे रखी है, उससे भी मुझे पैसा आ रहा है, मुझे कहीं ना कहीं से किसी काम से कमीशन आती है, उससे भी मुझे पैसा आ रहा है, ठीक है, एटसेट्रा। तो और भी अदर जगह से जो मुझे पैसा आ रहा है इनकम में, वो भी जुड़ जाता है, ठीक है। लेकिन प्रॉफिट में कौन सा पैसा जुड़ता है? प्रॉफिट में वही पैसा जुड़ता है जो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आपको पैसा आ रहा होता है, ठीक है। तो भैया प्रॉफिट के अंदर वही पार्ट जोड़ोगे जो बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आ रहा है, इनकम में वो भी जोड़ दोगे जो भैया आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अलावा भी आपके पास पैसा आ रहा है। तो दो तरीके से आपके पास पैसा आ रहा होता है, ठीक है ना। वही चीज यहां पर समझ में आई हुई, समझाई हुई है इनकम और प्रॉफिट को, ठीक है। इनकम क्या है? प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। पूरे साल में मैंने रिमोट बेचकर जितना भी पैसा कमाया होगा, एक अकाउंटिंग पीरियड में मैंने जितना भी पैसा कमाया होगा, ठीक है, टोटल जो, देखो एक एग्जांपल सिंपल सा लो, मैं रिमोट को बेचता हूँ, महीने में मैंने 10,000 रिमोट बेचे हैं, ठीक है, एक रिमोट पे मेरा 2 रुपये का प्रॉफिट है, ठीक है। और अगर मैं 10,000 रिमोट बेच रहा हूँ एक महीने के अंदर, तो भैया 10,000 रिमोट पे मेरा जो टोटल प्रॉफिट बन रहा है वही मेरी क्या है? इनकम है महीने की। समझ में आ रहा है? ठीक है। लेकिन मान लो कि मैंने अपने फैक्ट्री के ऊपर रेंट पर एक जगह दे रखी है, उससे भी मुझे 25,000 रुपये रेंट आता है, तो वो जो 25,000 रुपये है वो भी मेरे लिए क्या हो रही है? इनकम हो रही है। बस इनकम में भैया बिजनेस एक्टिविटी से, रिमोट बेचने से जो प्रॉफिट हुआ वो भी मैंने जोड़ लिया, ऊपर से जो रेंट आ रहा है वो भी मैंने जोड़ लिया, तो इनकम में वो भी पैसा जुड़ जाता है जो बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी से प्रॉफिट आ रहा है। समझ में आ गया? सॉरी, इनकम में वो भी पैसा जुड़ जाता है जो बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी से प्रॉफिट आ रहा है। क्लियर हो गया? और वो भी जुड़ जाता है जो अलग से आ रहा है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, ठीक है, कि जितना भी आपने प्रॉफिट कमाया अकाउंटिंग पीरियड में वो भी आपकी क्या है? इनकम है। अब ऐसा तो है नहीं कि रिमोट आप एक महीने बनाओगे, पूरे साल आप बना रहे हो, ठीक है, पूरे साल आप प्रॉफिट कमा रहे हो, पूरे साल आपने जितना भी प्रॉफिट बना लिया, किससे? अपने भैया रिमोट बनाने के काम से, तो वो आपके लिए क्या हो गई? वो आपके लिए इनकम हो गई। समझ में आ गया? दूसरे शब्दों में देखा जाए, जो डिफरेंस होता है रेवेन्यू और एक्सपेंस का, वो आपकी क्या है? इनकम है। अभी देखो, रेवेन्यू मैंने आपको बताया ना, पूरे साल में आपने जितना भी पैसा बना लिया वो आपके लिए रेवेन्यू है। हर बार कंपनियां बोलती है जी इस साल का हमारा रेवेन्यू इतना रहा, इस साल का हमारा रेवेन्यू इतना रहा, ठीक है ना। तो पूरे साल में कंपनी ने जितना भी रेवेन्यू बना लिया उसमें से एक्सपेंस माइनस कर दो, वो आपकी इनकम आ गई। ये आपका फॉर्मूला है जो भी आपने पीछे देखा था। ये एक ब्रॉडर टर्म है प्रॉफिट से, क्योंकि इसमें वो भी इंक्लूड प्रॉफिट फ्रॉम एक्टिविटी अदर देन इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो भैया इनकम में वो भी पैसा जुड़ जाता है जो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से अलग होता है। जैसे आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी थी खाली रिमोट बनाने का, वो तो प्रॉफिट आप जोड़ ही रहे थे जो भी आपको हो रहा था मंथली के अंदर, इसमें आपने वो भी पैसा जोड़ दिया जो आपको रेंट रिसीव हो रहा था कहीं से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि भैया गुड्स है 12,000 रुपए के, सोल्ड करें 15 में, तो जो कॉस्ट है गुड्स सोल्ड की वो तो 12 है, जो आप बेच रहे हो, ठीक है, उसकी कितनी कॉस्ट है? 12,000 है। आपको उसको बनाने में जो खर्चा लगा है कितना लगा है? 12,000 लगा है। लेकिन ठीक है, जो सेल हो रही है 15 की, तो भैया रेवेन्यू एंड डिफरेंस 3,000 इज इनकम। तो भैया जो खर्चा आ रहा था 12,000, ठीक है, जो पैसा आ रहा था 15,000, उसको कमाने में कितना खर्चा कर दिया? 12,000 रुपए का, तो वो आपके लिए क्या हो गई? इनकम हो गई, ठीक है। ये लेट्स से एक छोटा सा एग्जांपल दे रखा है बस आपको। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट का मतलब ही वही हो गया कि जो आपने इनकम अर्न करी बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, ठीक है, यानी कि जो भी बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आपको पैसा आ रहा है, ठीक है, वो आपके लिए क्या है? प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट में खाली वही पैसा आता है जो बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड होता है। क्लियर हो गया? ठीक है, यानी प्रॉफिट में आप उसी पैसे को लोगे जो बिजनेस अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कमा रहा होगा। क्लियर हो गया? और दूसरा आप कोई भी प्रॉफिट नहीं लोगे। क्लियर है? लेकिन इनकम में तो आप दूसरा भी प्रॉफिट ले लेते हो जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अलावा होता है, लेकिन प्रॉफिट के अंदर खाली वही पैसा जो आपको अर्न हुआ है, किससे? आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। जैसे रिमोट बेचना आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी थी, उससे जो पैसा अर्न हुआ उसी को आप अपने प्रॉफिट में इंक्लूड करते हो, ठीक है, उसी को आप अपना प्रॉफिट लेकर के चलते हो। क्लियर हो गया? यानी उसी को आप अपने प्रॉफिट में लेते हो, ठीक है। The activities carried out by the enterprise to earn profit. For example, profit earned from sale of goods and rendering of सर्विसेज, ठीक है, यहां पर एग्जांपल था, ठीक है ना। रिमोट बेच रहे हैं भैया, तो जितना भी रिमोट को बेचने से प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, वही आपके लिए क्या है? मतलब उसी को आप अपने प्रॉफिट में स्टडी करोगे। क्लियर हो गया? और कोई दूसरा अगर आपको पैसा आ रहा है तो उसको आप अपने प्रॉफिट में स्टडी नहीं करोगे। प्रॉफिट के केस के अंदर, यानी अगर आप प्रॉफिट को पढ़ रहे हो तो उसमें खाली उसी को पढ़ोगे,
उसी पैसे को पढ़ोगे जो आपको किससे आ रहा है, आपकी बिजनेस की मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आ रहा है। ठीक है, गेन क्या होता है भैया, मान लो कि आपने किसी चीज को सेल करा, जैसे लैंड को सेल करा, आपकी जमीन 42 लाख रुपए की थी, 42 लाख की बिक गई 44 लाख की, तो वो 2 लाख रुपए हो गए, वो आपको क्या हो गया भैया, वो आपके लिए गेन है, वो आपके लिए क्या है, गेन है, मतलब आपको थोड़ा सा फायदा है। ठीक है ना, मशीन्स में भी हो जाता है, कई बार आप मशीनरी की सेल करते हो तो आपको जो भी पैसा हो गया वो आपके लिए गेन है। कई बार ऐसा इंसान करता है कि भाई मशीन की वैल्यू तो है 1 लाख रुपए, जैसे मान लो कि भाई आपकी जो गाड़ी है, ठीक है, आप कहीं पे अपनी गाड़ी सेल करने जा रहे हो, आपकी जो गाड़ी है उसकी कॉस्ट है, आपको पता है कि 4 लाख रुपए, ठीक है, लेकिन आपने किसी बंदे को, ऐसा कोई बंदा मिल गया आपको मार्केट में जिसको आपने 6 लाख रुपए की बताई और उसको 5.5 में बेच दी। आपको पता है आपकी गाड़ी कितनी कॉस्ट थी, 4 लाख रुपए थी, लेकिन आपने कैसे ना कैसे करके दिमाग लगा के कोई सही बंदा ढूंढ के उसे 5.5 में बेच दिया। कर देते भाई दिमाग लगाने वाले लोग, तो आपको 1.5 लाख रुपए का क्या हो गया, उस पर गेन हो गया। ठीक है, तो गेन क्या है, इंक्रीज इन कैपिटल ऑफ द ओनर रिजल्टिंग फ्रॉम समथिंग अदर देन द डे टू डे अर्निंग फ्रॉम इरेगुलर और नॉन रिकरिंग नेचर। ठीक है, यानी कि भैया जैसे लैंड आपने बेची, ये आपका कोई रोज का तो काम है नहीं, ये तो कभी कभी है। ठीक है ना, तो भैया ये आपका रेगुलर वर्क नहीं होता, इसमें आप कभी कभी पैसा बना जाते हो, तो वो आपके लिए क्या हो जाता है, जैसे आपने कोई काम कर, जैसे आपने कभी कोई सेल करा तो उस पर आपको भैया क्या हो गया, गेन हो गया। ठीक है, स्टेटिंग अगर देखा जाए, इट इज अ प्रॉफिट दैट अराउजेस फ्रॉम ट्रांजैक्शन विच आर नॉट द ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। सिंपल सी टर्म में अगर और अच्छे समझना हो, जैसे मैंने गाड़ी बेच रहा था, अब गाड़ी बेचना मेरा कोई बिजनेस तो नहीं है ना, यानी वो मेरे बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो नहीं है, लेकिन मैंने क्या करा भैया, कभी किसी दिन किसी को पकड़ा, ठीक है, वो सही बंदा मुझे लगा, मैंने उठाकर उसको गाड़ी बेच दी। तो जब मैंने उसको अपनी गाड़ी बेची, मेरे को पता है मेरी गाड़ी भैया 5 लाख रुपए की थी, लेकिन भैया मैंने कितने की बेच दी, उसे 5.5 में, तो 50,000 रुपए का मुझे क्या हो गया, गेन हो गया। ठीक है ना, तो बस इतना ही है, और वो एक तरीके से मेरे प्रॉफिट ही है 50,000 रुपए, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, था ना यहाँ पे, हाँ, इट इज अ प्रॉफिट दैट अराइजेस फ्रॉम ट्रांजैक्शन व्हिच आर नॉट ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। तो वो 50,000 रुपए मुझे प्रॉफिट ही है। ठीक है, तो उसी को हम क्या कह देते हैं जी, मुझे गेन हो गया। ठीक है, मैंने थी इतने की और बेच दी इतने की, तो 50,000 रुपए मेरे लिए गेन है, और उसको मैं प्रॉफिट भी मान सकता हूं कि मेरे लिए वो प्रॉफिट ही है एक तरीके से। ठीक है ना, इंसिडेंटल टू सच गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, मशीनरी और इन्वेस्टमेंट, कभी कभी ऐसा हो जाए। ठीक है ना, तो अब अगला स्टॉक और स्टॉक इन ट्रेड आपका बचा हुआ है। ठीक है, और इन्वेंट्री, भैया जो टर्म स्टॉक है इसमें क्या हो जाते हैं, वो गुड्स जो परचेस करे थे रीसेलिंग के लिए, लेकिन वो एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड में रह गए। यहां पर जरा एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लो एग्जांपल लेते हैं कि मेरा शर्ट्स बनाने का ही काम है। ठीक है, शर्ट बनाने का काम नहीं है, मतलब मेरी शर्ट की शॉप है। ठीक है, मेरी शर्ट की शॉप है और मैं शर्ट्स खरीद करके लेके आता हूं और अपनी दुकान पे रख के उन्हें बेच देता हूं। मैं शर्ट को शॉप पर लेके आता हूं और उसे क्या कर देता हूं, सेल कर देता हूं। अब साल का जो अकाउंटिंग पीरियड था, ठीक है, साल का जो अकाउंटिंग पीरियड था उसमें मैं सारी शर्ट को सेल नहीं कर पाया, कुछ शर्ट मेरी अनसोल्ड रह गई। तो जो मेरी शर्ट अनसोल्ड रह गई वो मेरे लिए क्या है, स्टॉक है, यानी 31 मार्च को वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। और नेक्स्ट ईयर ही, यानी कि जो अकाउंटिंग ईयर का 1/4 को, वही मेरे लिए क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। यानी कि स्टॉक भैया क्या है आपका, कि जब भी आपने किसी सामान को, यहां पे लिखा हुआ है स्टॉक और स्टॉक इन ट्रेड, द टर्म स्टॉक इंक्लूड द वैल्यू ऑफ दोज गुड्स व्हिच आर पर्पस फॉर रीसेलिंग एंड व्हिच आर लाइंग अनसोल्ड। ठीक है ना भैया, ये मैं क्यों लाया था, ये तो मैं सेल करने के लिए लाया था, लेकिन यहां पर क्या हो गया भैया, ये अनसोल्ड रह गया। तो ये जो अनसोल्ड है, ठीक है ना, ये मेरा किस में चला गया, स्टॉक में चला गया। और भैया ये मेरे लिए 31 मार्च को मैं क्या नाम दूंगा, क्लोजिंग, और वही 1/4 को क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, अकाउंटिंग पीरियड में। ठीक है ना, यही आपका अकाउंटिंग पीरियड है जिसमें ये अनसोल्ड रह गया। अच्छा, अब यहां पर देखा जाए स्टॉक जो है वो 2 टाइप के होते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग, मैंने आपको बता दिया। द वैल्यू ऑफ गुड्स लाइंग अनसोल्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है भैया, जो अकाउंटिंग पीरियड के बिगिनिंग में अनसोल्ड रह जाते हैं, ये कौन सा है, बिगिनिंग है, बिगिनिंग। ठीक है, अकाउंटिंग ईयर के बिगिनिंग में जो अनसोल्ड रह गए वो आपके लिए क्या है, ओपनिंग स्टॉक है। समझ में आ गया, यानी कि
भैया अकाउंटिंग पीरियड शुरू हुआ, ठीक है, अकाउंटिंग पीरियड के शुरू होने में जितने भी आपके अनसोल्ड रह गए थे, ठीक है ना, क्लोजिंग स्टॉक के वक्त जो भी आपका अनसोल्ड रह गया था, क्लियर है, ठीक है, जब भी जो 31 मार्च की आपकी तारीख थी उसमें जितना भी आपका क्या रह गया था, अनसोल्ड रह गया था, नहीं बिक पाया, वो आपके लिए क्लोजिंग स्टॉक बन गया। अब वही 1/4 को आपके लिए क्या हो जाएगा, शुरुआती अकाउंटिंग पीरियड में क्या बन जाएगा, वही आपके लिए ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। बस उतना ही आपको बता रखा है। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब वो वैल्यू गुड्स और लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे जो भी नहीं बिके वो आपके लिए क्या है, क्लोजिंग स्टॉक है। चलिए, ये तो शर्ट का केस था कि मेरी दुकान है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं मैन्युफैक्चरर होता, अगर मेरा शर्ट का काम बनाना होता तो मैं क्या करता। अब यहां पर एक चीज बताओ, मान लो कि भैया मेरा शर्ट बनाने का काम है, ठीक है, मैं मैन्युफैक्चरर हूं किसका, शर्ट्स का, मैं शर्ट्स बनाता हूं। अब अगर मैं शर्ट बनाता हूं तो मैं क्या करता हूं, मैं जाहिर सी बात है मैं रॉ मटेरियल भी लेकर के आता, ठीक है, मैं क्या लेकर आता, मैं भैया रॉ मटेरियल लेकर के आता, ठीक है। इस रॉ मटेरियल से भैया मैं वर्क इन प्रोग्रेस करता, मतलब इस रॉ मटेरियल पे मैं थोड़ा बहुत काम करता, फिर मैं क्या बनाता, फिर मैं फिनिश गुड बना देता, ठीक है ना, फिर मैं क्या बना देता, फिनिश गुड बना देता। फिनिश गुड बनाने के बाद भैया ये शर्ट्स मेरी तैयार हैं किसके लिए, सोल्ड होने के लिए, ठीक है। ओ सॉरी, ठीक है, मैं क्या बना देता, फिनिश गुड बना देता। फिनिश गुड बनाने के बाद मैं क्या करता, शर्ट को सोल्ड करता। अच्छा, अब जरा एक चीज मुझे बताओ, अगर मैं मैन्युफैक्चरर होता, साल के अकाउंटिंग पीरियड में 1/4/21 से लेकर 31 मार्च 2022 तक क्या ऐसा होता कि सारा ही रॉ मटेरियल मेरा लग जाता? नहीं, मेरे पास थोड़ा बहुत तो रॉ मटेरियल बचता, ठीक है, क्या होता, थोड़ा बहुत तो रॉ मटेरियल मेरे पास बच जाता, ठीक है। अच्छा, मान लो कि भाई शर्ट्स पे वर्क इन प्रोग्रेस था, काम कर रहा था मैं शर्ट्स पे, ठीक है, भैया बन रही थी अभी वर्क इन प्रोग्रेस में, क्या सारा माल वर्क इन प्रोग्रेस में खत्म हो जाता? नहीं, ठीक है ना, थोड़ा बहुत तो वहां पर भी माल बच ही जाता। और ये तो आपने देखा भी होगा, अगर आप कभी भी किसी फैक्ट्री में चले जाओ, आप क्या देखोगे कि किसी फैक्ट्री में अगर काम हो रहा है, कोई मैन्युफैक्चरर है किसी चीज का, थोड़ा बहुत रॉ मटेरियल उसके पास किसी ना किसी जगह पड़ा हुआ है, वर्क इन प्रोग्रेस में जो सामान था वो भी उसके पास थोड़ा बहुत पड़ा हुआ है कहीं ना कहीं, ठीक है, पूरा नहीं अभी हुआ, ठीक है, साल के अकाउंटिंग पीरियड निकलने वाले, लेकिन रॉ मटेरियल भी बचा हुआ है, ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस पर जो माल था वो भी हल्का फुल्का बचा हुआ है, फिनिश जो बनकर तैयार थे पैक, वो भी बचे हुए हैं, ठीक है, यानी कि ये भी बचा हुआ है, फिनिश गुड भी बचा हुआ है, ठीक है। सोल्ड करने के लिए जो मार्केट में निकाले थे वो भी पूरे नहीं हुए, उसमें से भी कुछ क्या रह गए, अनसोल्ड रह गए। पूरे अकाउंटिंग पीरियड में इन चारों में ही क्या दिखेगा आपको, पूरे अकाउंटिंग पीरियड में ही आपको इन चारों में क्या दिखेगा, इन चारों के अंदर आपको थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ सामान बचता हुआ दिखेगा। रॉ मटेरियल भी आपको बचा हुआ मिल जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस में जो सामान आपका रखा हुआ था वो भी आपको दिख जाएगा, फिनिश गुड भी आपको दिखेंगे कि पूरे नहीं बिक पाए, ठीक है, वो भी बचे हुए हैं, समझ में आ रहा है, ठीक है। स्टॉक जो भैया आपने सामान जो सेल के लिए मार्केट में भेजा था वो भी नहीं बिक पाया पूरा, वो भी बचा हुआ है। तो ये किसके केस में है, ये मैन्युफैक्चरर के केस में है। बस इसी को आप क्या बोल दोगे, इसी को बोल दोगे इन्वेंटरी, बस और कुछ नहीं है, इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल, बस और कुछ नहीं है। मैन्युफैक्चरर के केस में क्या होता है, बस कुछ नहीं करना, एग्जाम्पल लो, दिमाग में सोचो, आप एक फैक्ट्री में गए हो, देखो इमेजिन करने से, एज्यूम करने से चीज जल्दी समझ में आ जाती है, ठीक है। आप एक फैक्ट्री में गए हो और आप वहां जाकर क्या देख रहे हो कि भाई रॉ मटेरियल, ठीक है, लेट्स से एग्जांपल ले लो कि भैया जो व्यक्ति था वो फैक्ट्री चला रहा है और अकाउंटिंग पीरियड के स्टार्टिंग में उसने माल भर लिया था, ठीक है, वो शर्ट बनाता है। अब आप गए हो कब, 31 मार्च वाले दिन, मतलब 30 मार्च वाले दिन, क्लोजिंग से एक दिन पहले, आपने क्या देखा, थोड़ा बहुत रॉ मटेरियल उसके पास बचा हुआ है। आपने क्या देखा, वर्क इन प्रोग्रेस में जो उसने काम, शर्टों पे जो काम चल रहा था, ठीक है ना, उस पर भी थोड़ा बहुत अभी बचा हुआ है। फिनिश गुड जो बनकर तैयार थे वो भी मार्केट में पूरी तरह नहीं गए बिकने के लिए, अभी उसमें से भी बचे हुए हैं। साल का अकाउंटिंग पीरियड क्लोज होने वाला है, शर्ट जो बिकने के लिए गई थी मार्केट में, ठीक है, वो भी पूरी तरीके से नहीं बिक पाई, सोल्ड नहीं हो पाई, उनमें से भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है। तो ये क्या है, ये सब आपके लिए इन्वेंट्री हो जाती है, ठीक है। तो वही यहां पर है, इन्वेंट्री क्या है। अगर मैन्युफैक्चरर का केस आप देखोगे तो भैया ओपनिंग
और क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ 4 प्रकार की। इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल मैंने अभी आपको बता दिया, ये रहा मेरा भाई, ठीक है। इंक्लूड इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल परचेज फॉर यूजिंग देम इन द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बट स्टिल लाइंग अनयूज्ड, ठीक है भैया, ये आप पूरी तरीके से यूज ही नहीं कर पाए, ठीक है, अकाउंटिंग पीरियड क्लोज हो गया लेकिन ये पूरी तरीके से यूज नहीं हो पाई, थोड़ा बहुत बच गया है। फॉर एग्जाम्पल वैल्यू ऑफ कॉटन इन केस ऑफ क्लोथ मिल इज द इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है भैया, कॉटन वो लेकर के आए थे लेकिन पूरी तरीके से यूज ही नहीं हो पाई, तो बस और क्या है, वो इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल है, ये रही आपकी, बस इजी सा तो है। इन्वेंटरी ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कि ये रहा, यहां पर क्या लिख देंगे, इन्वेंटरी लिख देंगे ऑफ WIP, ठीक है, WIP वर्क इन प्रोग्रेस, ये रहा आपका। इट इज टर्म्ड एज इन्वेंट्री और पार्टली फिनिश गुड, मतलब वर्क मतलब पार्टली फिनिश्ड है, अभी पूरी तरीके से बन के तैयार नहीं है, अभी इन पे काम चल रहा है, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है शर्ट है भैया, शर्ट पे अभी कॉलर नहीं लगा, बटन नहीं लगे, शर्ट बनकर तैयार हो गई है, बस बटन नहीं लगे, थोड़ा जो भी उनका कंपनी का टैग है वो नहीं लगा, तो वर्क इन प्रोग्रेस है, वो भी अभी भैया बंद का बंद माल रखा हुआ है, वो भी अभी पूरी तरीके से क्या नहीं हुआ, अकाउंटिंग पीरियड में पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं हुआ, ठीक है, लेफ्ट है वो, ठीक है, पार्टली फिनिश गुड, इट मीन्स गुड्स इन सेमी फिनिश फॉर्म, सच गुड नीड फर्दर प्रोसेसिंग फॉर कन्वर्टिंग इनटू फिनिश प्रोडक्ट, मतलब अब क्या उस शर्ट पे अभी और भी काम करना है, बटन भी लगाने हैं भैया, टैग भी लगाना है, तभी तो फिनिश गुड में कन्वर्ट होगी, लेकिन वो भी पूरी तरीके से नहीं हो पाया, थोड़ा बहुत माल वो भी बचा हुआ है, तो उसे क्या बोलोगे, उसे बोल दो इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। अच्छा, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड, भैया गुड बनकर पूरी तरीके से तैयार था, ठीक है, लेकिन सेल के लिए पूरी तरीके से तैयार था लेकिन वो नहीं बिक पाया, ठीक है, बट आर लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। इन केस क्लोथ मिल, द वैल्यू ऑफ फिनिश क्लोथ विल बी वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड, ठीक है ना। तो यहां पर क्या था, यहां पर वो बिकने के लिए तैयार था लेकिन वो नहीं बिक पाया, ठीक है ना, यहां पर था ना फिनिश गुड, ठीक है, तो इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड, ठीक है, यहां पर वो बिकने के लिए पूरी तरीके से तैयार था लेकिन वो नहीं बिक पाया, जो भी आपका फिनिश गुड अनसोल्ड रह गया उसे आप क्या बोल दोगे, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड बोल दोगे। सोल्ड करने के लिए था ना मार्केट में लेकिन वो क्या हो गया, अनसोल्ड रह गया, आ गया समझ में, ठीक है, ये फिनिश गुड आपको बेचना था मार्केट में सोल्ड, लेकिन क्या रह गया, अनसोल्ड रह गया। तो यहां पे आपने ये 4 टाइप्स देख लिए थे, 4 नहीं मतलब ये सोल्ड इसी का पार्ट था, ठीक है ना, ये मैंने अलग से आपको बता दिया था थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। फिनिश गुड है किस लिए भैया, मार्केट में बेचने के लिए, लेकिन वो भी आपने क्या देखा, अनसोल्ड रह गया, ठीक है, बाकी ये है उसी में। अब इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, इट इंक्लूड वैल्यू ऑफ दोज गुड्स विच आर परचेज्ड फॉर रीसेलिंग, इसके अंदर तो भैया खाली वही गुड्स आप लेते हो जिनको आपने परचेज करा था किसके लिए, रीसेलिंग के लिए, मतलब इनको आपने खरीदा था किसके लिए, बेचने के लिए, बस इसके अंदर इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, इसमें आपके वही टाइप आते हैं। हाँ सही है ना, हाँ अच्छा जी, एक चीज हमेशा याद रखना, इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। अब जरा इसको समझ लेते हैं कि ये क्या कह रहा है। हाँ चलो अब जरा इसको बड़े ध्यान से समझना कि ये कह रहा है आपको रियलाइजेबल वैल्यू, ठीक है, या क्रॉस प्राइस जोन सा भी लेस हो उसी में अपने अकाउंट में एंट्री करना। मैं आपको बताता हूं, मान लो कि आप एक सामान को बनाते हो, ठीक है, आपको सामान को बनाने में कॉस्ट आती है कितने की, 10 रुपए की, कितने की कॉस्ट आती है, 10 रुपए की, आप उसे मार्केट में बेचते हो 15 रुपए का, कितने का, 15 रुपए का। अब 10 रुपए कॉस्ट आ रही है, 15 का बेच रहे हो, यानी कि यहां से यहां में 5 रुपए आपका क्या है, इसके अंदर प्रॉफिट है एक तरीके से, ठीक है, 5 रुपए आपका क्या है, प्रॉफिट है। मान लो कि आपने 1000 क्वांटिटी बनाई थी, कितनी बनाई थी, 1000 क्वांटिटी बनाई थी, लेकिन आपकी जो क्वांटिटी सोल्ड हुई है ये आपने बनाई थी, ठीक है ना, क्वांटिटी जो आपकी सोल्ड हुई है वो 900 ही हुई है, ठीक है। अब कितनी क्वांटिटी नहीं बिकी यहां से यहां तक में, जाहिर सी बात है 100 क्वांटिटीज अनसोल्ड है, 100 क्वांटिटी क्या है मेरे भाई, अनसोल्ड है। अच्छा जी, अगर ये 100 क्वांटिटी अनसोल्ड है तो इसकी आप अपने अकाउंट में एंट्री नहीं करोगे, करोगे ना, जाहिर सी बात है। कौन सी वाली कॉस्ट पे करोगे, इस वाली पे करोगे,
ठीक है, जो आपको बनाने में लगी, या इस वाली पे करोगे जो आपको बेचने पर आती है? नहीं, आप इस वाली पर करोगे, ठीक है ना। आप अपने उसमें अकाउंट में जो एंट्री करोगे वो 10 रुपए की ही करोगे। 5 रुपए तो आपकी बाद में आती थी ना, जो प्रॉफिट है उसके सामान की वैल्यू, उसको तो नहीं लिखोगे आप किसको लिखोगे? 10 रुपए को लिखोगे, ठीक है, बेचने वाली कॉस्ट को नहीं लोगे। अब ये यहां पर एक और बात कहता है, मान लो कि भाई आपने जब इस सामान को बनाया तो आपकी कॉस्ट आ रही थी कितनी? 10 रुपए। और मार्केट में ऐसा होता है कि भाई मार्केट में थोड़ा सा मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है। जब आपने सामान बनाया ना तब चीजें महंगी थी, इसीलिए आपको कॉस्ट कितनी आ रही थी? 10 रुपए आ रही थी, ठीक है। लेकिन अब अगर आप इस सामान को बनाओगे तो आपकी जो कॉस्ट आएगी वो आपकी कॉस्ट 10 रुपए ना आकर के आएगी 8 रुपए। समझ में आया मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि भाई मार्केट में फ्लक्चुएशन चलता रहता है, मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है। तो मार्केट में हो सकता है कि जब आपने सामान बनाया आपकी 10 रुपए कॉस्ट आ रही थी, तब चीजें महंगी थी। लेकिन अब अगर आप उस सामान को बनाते हो तो अब आपको उसकी बनाने में कॉस्ट कितनी आएगी? 8 रुपए आएगी। तो अब क्या कहता है ये? अब देखो 8 रुपए इसकी क्या है इस वक्त? रियलाइजेबल वैल्यू है। 8 रुपए क्या है इसकी? रियलाइजेबल वैल्यू है। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब एक बात बताओ, आप इसे 15 का तो नहीं बेच पाओगे, क्यों? क्योंकि पहले आपकी कॉस्ट आ रही थी 10 रुपए बनाने में। लेकिन अब अगर मार्केट में देखा जाए तो मार्केट में तो भैया ये कितने का हो गया? मार्केट में अब अगर कोई व्यक्ति इसको बना रहा है तो 8 रुपए का आ रहा है, ठीक है। और इसको बेचेगा ज्यादा, आपका 5 का प्रॉफिट था, वो भी 5 का रख ले तो कितने का बेच देगा वो? 13 रुपए का, ठीक है। यहां पर कॉमन सी चीज है कि अब आपसे तो वो व्यक्ति सामान खरीदेगा नहीं, क्योंकि उसको तो सस्ता मिल रहा है 2 रुपए। अब यहां पर एक बात नोट में कही गई है कि हमेशा एक चीज को याद रखो कि जो भी चीज आपकी अनसोल्ड रह गई, इट शुड ऑलवेज बी केप्ट इन माइंड दैट इन्वेंटरी इज वैल्यूड। आप जो इन्वेंट्री की वैल्यू करोगे, ठीक है ना, आप जो इन्वेंट्री की अपने अकाउंट में एंट्री करोगे, जो भी आपका सामान बच गया है, ठीक है, उसकी जो आप अपने अकाउंट में एंट्री करोगे उसकी एंट्री उसी रेट पर करना जो भी कम बैठेगा, चाहे तो वो कॉस्ट प्राइस का चाहे रियलाइजेबल वैल्यू का। नहीं आया तो इतना समझो, मेरे पास अब मुझे अपने अकाउंट में एंट्री करनी है, ठीक है, तो मैं इन्वेंट्री की एंट्री करूंगा। अब मैं भाई कौन सी वाली प्राइस पर एंट्री करूं? ठीक है, वो वाले प्राइस पर एंट्री करूं, ठीक है, जो मेरा कॉस्ट प्राइस था, ठीक है। अगर मेरा कॉस्ट प्राइस कम है, ठीक है, अगर मेरा कॉस्ट प्राइस कम है किससे? रियलाइजेबल से, तो मैं कॉस्ट प्राइस पे ही एंट्री करूंगा, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लो, मान लो कि भैया आपने बनाया था 10 रुपए का, अब अगर मार्केट में कोई उसको बनाता है तो उसकी कॉस्ट आएगी 13 रुपए, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे? क्या आप रियलाइजेबल वैल्यू पे अपने अकाउंट में एंट्री करोगे? नहीं, आप किस पर करोगे? कॉस्ट प्राइस पर करोगे। किस पर करोगे? क्या हो गया ये? आप किस पर करोगे? हाँ, आप किस पर करोगे? आप करोगे कॉस्ट प्राइस पर, ठीक है, क्योंकि यहां पे रियलाइजेबल वैल्यू क्या लग रही है आपको? ज्यादा लग रही है, ठीक है। लेकिन अगर यहां वाले केस में देखी जाए तो यहां किस पर एंट्री होगी? यहां पर एंट्री होगी रियलाइजेबल वैल्यू पे। यानी इन्वेंट्री की अगर आप कभी भी अपने अकाउंट में एंट्री कर रहे हो तो आपको देखना है कि भैया मार्केट के हिसाब से कॉस्ट प्राइस ज्यादा है या रियलाइजेबल ज्यादा है। दोनों में से जो भी कम होगा, अगर कॉस्ट प्राइस कम है तो आप कॉस्ट प्राइस पे एंट्री करोगे, ठीक है। और अगर आपकी रियलाइजेबल वैल्यू कम आ रही है तो आप क्या करोगे? रियलाइजेबल वैल्यू पे एंट्री कर दोगे। जैसे 8 रुपए अगर रियलाइजेबल वैल्यू आ रही है तो अकाउंट ये कहता है कि अब आपको जो शो करना होगा अपनी बुक में, वो क्या करना होगा? रियलाइजेबल वैल्यू को ही शो करना होगा, क्योंकि वो कॉस्ट प्राइस से कम है। आगे समझ में? कॉस्ट प्राइस का मतलब जो भी आपका बनाने में खर्चा लगा वो 8 रुपए लगा, लेकिन अब मार्केट में इसको बनाने पे 10 रुपए लगा था आपका, लेकिन अब मार्केट में इसको बनाने पे 8 रुपए लगता है। तो भैया अब क्या हो रही है? रियलाइजेबल वैल्यू कम हो चुकी है। तो अब आप जो अपने अकाउंट में एंट्री करोगे वो किस पर करोगे? 8 रुपए पर। कैसे आपको पता चला? अगर कॉस्ट या रियलाइजेबल में से जोन सा भी कम है उसी पर आपको एंट्री करनी होगी। ये कौन कहता है भैया? ये अकाउंट्स कहता है, ठीक है, कि इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। दोनों में से जोन सा भी लेस है। जैसे यहां पे रियलाइजेबल वैल्यू लेस था तो इस पे एंट्री कर दो, यहां पे कॉस्ट प्राइस लेस था तो आपने इस पर एंट्री कर दी, क्योंकि रियलाइजेबल वैल्यू अगर बढ़ गया, ठीक है, तो आप उसको कभी भी अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड में नहीं डालते, बस इतना याद रखना, ठीक है जी। अच्छा, स्टॉक और इन्वेंट्री का भैया आपको वो बता रखा है डिस्टिंक्शन बिटवीन। स्टॉक का मतलब क्या होता है?
इसमें खाली वही गुड्स आते हैं, ठीक है, विच आर परचेज फॉर रीसेलिंग एंड विच आर लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है, यानी कि उन्हीं गुड्स की आप वैल्यू लेते हो जो आपने बेचने के पर्पज से खरीदे थे अकाउंटिंग पीरियड में, लेकिन वो क्या रह गए, अनसोल्ड रह गए। वेरियाज इन्वेंट्री इज अ वाइड टर्म, इसमें चारों स्टॉक इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड, फिनिश गुड और इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक, ठीक है ना, यानी कि भैया वही चीज आ गई, इसमें इन्वेंट्री में ये ब्रॉडर टर्म है, सबको इंक्लूड कर लेता है, लेकिन स्टॉक एक छोटी टर्म है, इसमें वही आता है जो आपने बेचने के पर्पज से खरीदा था लेकिन आप नहीं बेच पाए। क्लियर हो गया। और ये जाहिर सी बात है एक शॉप के केस में हो सकता है कि उसने तो बेचने के पर्पज से खरीदा, लेकिन इन्वेंट्री अगर कोई मैन्युफैक्चरर है तो वो वहां पर आ सकता है। क्लियर है। अब ये कुछ एमसीक्यू हैं, ठीक है, लेक्चर को यहीं ओवर करते हैं बच्चों, ठीक है। अब हमारा लेक्चर नंबर 6 एक लास्ट लेक्चर रहेगा, उसमें इस चैप्टर को हम खत्म कर देंगे और चैप्टर को डिटेल में पढ़ाया है। अगर कोई भी डाउट लगता है तो उसको बताओ कमेंट में, ताकि उस डाउट को मैं क्लियर कर सकूं। और आपको पता है आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहो और बिल्कुल बढ़िया से रिवीजन करते रहो। बाय बाय बच्चों।